हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज बैंकिंग। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड बी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक के मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक कहते किसे हैं और इसका क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर। So, central bank is an apex institution which operates, controls, directs and regulates the monetary and banking structure of a country. इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक को हम एक एपेक्स इंस्टीट्यूट कहते हैं। यह एपेक्स इंस्टीट्यूट का मतलब सुप्रीम इंस्टीट्यूट से है, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, उसे डायरेक्ट करता है एंड उसे रेगुलेट भी करता है। वो इंस्टीट्यूट जो आपकी इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ऑपरेट, डायरेक्ट एंड रेगुलेट करता है, उसी इंस्टीट्यूशन को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। एक सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री में नोट को इशू करता है। ये एक सोल एजेंसी है क्योंकि सिर्फ सेंट्रल बैंक ही एक कंट्री के अंदर नोट्स को इशू कर सकता है। साथ ही सेंट्रल बैंक ही आपकी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। ऐसा करने से आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल में रहता है। इट ऑल्सो सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेक्स, विच मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। एक सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के सभी ट्रांजेक्शन को खुद हैंडल करता है। यहाँ बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे रिसीव होते हैं या गवर्नमेंट जितने भी पेमेंट करना चाहती है, वो सारे सेंट्रल बैंक के थ्रू किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक को बैंकर टू द गवर्नमेंट कहा गया है। साथ ही सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर फॉरेक्स को मैनेज करता है। या फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, जिसका मतलब है फॉरेन करेंसी। एक सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी रिजर्व को मेंटेन करता है, जिससे फॉरेन करेंसी की रेट में ज़्यादा चेंजेस ना है और फॉरेन करेंसी स्टेबल रहे। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में भी डिस्कस करेंगे। एक पूरा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है, जहां फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर, पाउंड एक्सेट्रा। द डिजाइन एंड द कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी इज इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक का जो मेन काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना और उसे कंट्रोल करना है, जिससे आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए और आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ये एक रोल है सेंट्रल बैंक का। और आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक आरबीआई को कहा जाता है, जिसका फुल नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक के कौन कौन से काम होते हैं जो वो करता है। तो टोटल आपकी ये 6 फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक करता है। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है आपका करेंसी अथॉरिटी, जिसे हम इशू ऑफ करेंसी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट, व्हिच मींस मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक के पास सोलो राइट होता है नोट्स को इशू करने का। इसके बारे में अभी हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी कंट्री में जो नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं उनको इशू करने का मोनोपोली राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास होता है। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। और इस फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन कहा जाता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे ये क्वेश्चन करेंसी अथॉरिटी फंक्शन की हेडिंग से पूछा जा सकता है। साथ ही नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर सर्कुलेटेड एज लीगल टेंडर मनी। जो भी नोट्स आपकी कंट्री में इशू किए जाते हैं उसे एज अ लीगल टेंडर मनी की तरह सर्कुलेट किए जाते हैं। लीगल टेंडर मनी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 मनी के अंदर डिस्कस किया था। इसका मतलब उस मनी से था जिसके अंदर अगर एक पर्सन आपको पेमेंट करता है तो उसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप लीगली बाउंड है उस मनी को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके अंदर हम सभी तरह के कॉइन्स एंड नोट्स को इंक्लूड करते हैं, जो आपको याद रखना है। ऑल्सो it has to keep a reserve in the form of foreign currencies, government securities, other securities and metallic reserve which include gold
as per statutory rules against the notes issued by it. सेंट्रल बैंक को एक रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इस रिजर्व के अकॉर्डिंग ही सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री के अंदर नोट्स को इशू करता है। इस सिस्टम का नाम मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ पर रिजर्व में आपको याद रखना है कि एक सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसीज के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट एसेट के अंदर और मेटेलिक रिजर्व यानी गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व्स को मेंटेन करता है। ये सभी चीजें उसको अपने पास रखनी पड़ती है नोट्स को इशू करने के लिए। द नेक्स्ट, आरबीआई इशूज ऑल द करेंसी नोट्स इन इंडिया फ्रॉम ₹2 एंड अबव। आपको ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर 2 रुपए से लेकर के 2000 के सभी नोट्स को आरबीआई इशू करता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर हम 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि 1 रुपए के नोट को इशू करने का राइट और कॉइन्स को इशू करने का राइट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। जिसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास कॉइन्स को इशू करने का राइट है और 1 रुपए के नोट को इशू करने का राइट है, पर सेंट्रल बैंक के पास 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के सभी नोट्स को इशू करने का राइट है। द मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स ऑफ सेंट्रल बैंक इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, फैसिलिटिंग एक्सचेंज एंड ट्रेड विद इन द कंट्री। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ही एक मोनोपोली राइट है नोट्स को इशू करने का, इसलिए इससे हमें हेल्प मिलती है कि जितने भी नोट्स आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म हैं, यानी एक जैसे हैं। उसको आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो और साथ साथ उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो विद इन द कंट्री। विद द मोनोपोली ऑफ नोट इशू, द सेंट्रल बैंक कैन मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी। और क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास ये मोनोपोली राइट है नोट को इशू करने का, इसलिए सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में आपकी करेंसी को इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्टेबल रख सकता है। यहाँ स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो आप करेंसी को एक्सचेंज करते हो डॉलर्स को परचेज करने के लिए, उनकी प्राइस स्टेबल रहे, इसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। देन सेकंड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इसके बारे में हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। So, central bank acts as a banker, agent and financial advisor of the government like commercial bank are to the public. It carries out all the banking business of the government. इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर वर्क करता है, एज ए एजेंट वर्क करता है, साथ ही एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी वर्क करता है। जिस तरह कमर्शियल बैंक आपकी पब्लिक को हेल्प करते हैं, जो रिलेशन आपका कमर्शियल बैंक और पब्लिक के साथ होता है वही रिलेशन गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक के साथ है, जहां पर सेंट्रल बैंक बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है फॉर द गवर्नमेंट। और साथ ही गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी बैंकिंग बिजनेस होते हैं उन सभी को हैंडल भी सेंट्रल बैंक करता है। इसमें हम एज ए बैंकर, एज ए एजेंट एंड एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेंट्रल बैंक ये काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसका मीनिंग है सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स, रिसीव्स एंड मेक्स पेमेंट्स for the government and carries out exchange and provide short-term credit, which means loans and advances to the government in the times of difficulties. इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर पैसों को रिसीव भी करता है और साथ साथ उनके बिहाफ पर पेमेंट भी करता है। साथ ही सेंट्रल बैंक जितनी भी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करना है गवर्नमेंट की, उस काम को भी हैंडल करता है। और जब गवर्नमेंट डिफिकल्ट टाइम्स में होती है तो उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। यहाँ शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब है लोन्स एंड एडवांसेस, कि अगर गवर्नमेंट को कहीं जगह मुश्किल आती है तो वहां पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है। देन सेकंड इज एज द एजेंट टू द गवर्नमेंट। इसका मीनिंग है द सेंट्रल बैंक कंडक्ट्स सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, या सिक्योरिटीज का मतलब एसेट है, तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी एसेट सोल्ड करनी है या उसे परचेज करना है तो वो काम भी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के बिहाफ पर कराती है। ये भी आपको याद रखना है। एंड थर्ड इज एज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज को बनाने में भी हेल्प करती है, जिससे आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। तो ये आपके 3 फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है
और हैंडल करता है फॉर द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेकंड इज एज द एजेंट टू द गवर्नमेंट एंड थर्ड इज एज द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। द नेक्स्ट थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। इसका मीनिंग है सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ बैंकर एंड सप्लीमेंट्री टू कमर्शियल बैंक्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की भी हेल्प करता है और उनको सुपरवाइज करता है ताकि कमर्शियल बैंक आपकी इकोनॉमी में ढंग से काम करें। इसके अंदर भी सेंट्रल बैंक अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिससे वो कमर्शियल बैंक को हेल्प कर सके। इसमें फर्स्ट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ कस्टोडियन का मतलब प्रोटेक्टर है, जो आपको याद रखना है। इसका मीनिंग है द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इट इज कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो जितना भी फ्रेश डिपॉजिट रिसीव करते हैं उसका कुछ पार्ट उन्हें सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, जिसे हम लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं। यहाँ पर जितना भी अमाउंट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है वो उनके पास पूरी तरह सेफ रहता है, इसलिए इसे कस्टोडियन ऑफ द कमर्शियल बैंक कहा जाता है। इन एवरी कंट्री द बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय ट्रेडिशन टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट और लायबिलिटीज विद द सेंट्रल बैंक। हर कंट्री में सभी कमर्शियल बैंक को बाय लॉ और बाय ट्रेडिशन कुछ परसेंटेज तक का अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। द सेंट्रल बैंक uses these reserves to give loans to the commercial banks to meet their emergent needs। जो पैसे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं ताकि वो इजीली सेव रहें और वो प्रोटेक्टेड रहें, उस सेम कैश को सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को कोई दिक्कतें आती हैं या उनको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एज अ लोन देता भी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बैंकर्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और इसलिए इस फंक्शन को बैंकर्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सिंपली मतलब यहाँ ये है कि कमर्शियल बैंक जितने भी पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है बाय लॉ और बाय ट्रेडिशन वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, और साथ ही जब भी कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन पैसों को कमर्शियल बैंक को एज अ लोन प्रोवाइड भी करता है। इसी को हम बैंकर्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसके अंदर ही सेकंड फंक्शन है आपका लेंडर ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मीनिंग है सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कमर्शियल बैंक को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उनका लास्ट ऑप्शन होता है पैसों को रिसीव करने का। सिंस द सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स, व्हेनेवर बैंक्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्योंकि हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक को बाय लॉ और बाय ट्रेडिशन हमेशा कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, तो अगर कभी भी कमर्शियल बैंक किसी मुसीबत में होते हैं या उनको कैश की जरूरत होती है तो उस कैश को हेल्प करने के लिए, उनकी नीड को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। दिस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेंट्रल बैंक टू एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि ऐसा करने से सेंट्रल बैंक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जितने भी इकोनॉमी में आपके पास कमर्शियल बैंक हैं उनको वो इजीली कंट्रोल कर सके। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसके पास लास्ट ऑप्शन जो है पैसों को रिसीव करने का वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक है, और ऐसा करने की वजह से सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, और इसी फंक्शन की वजह से सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को इजीली कंट्रोल कर पाता है। इस तरह आपका थर्ड फंक्शन है सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मीनिंग है इन इट्स सुपरवाइजरी रोल द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट कमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो। यह सुपरवाइजरी रोल का सिंपली मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक जितने भी रूल्स को बनाता है उसको कमर्शियल बैंक को फॉलो करना कंपलसरी है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली हम कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो को इंक्लूड करते हैं। इन दोनों के बारे में हम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको CRR एंड SLR के बारे में समझना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। द सेंट्रल बैंक चेंजेस CRR एंड SLR एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। CRR एंड SLR की जो रेट होती है वो सेंट्रल बैंक तय करता है, तो सेंट्रल बैंक कभी भी इनको चेंज कर सकता है जब भी उनको जरूरत लगती है।
It ensures that the commercial banks show compliance to these changes so that the desired targets are achieved. और साथ ही सेंट्रल बैंक ये पूरी तरह से कंफर्म करता है कि कमर्शियल बैंक इन रूल्स को फॉलो करे, और जब कमर्शियल बैंक इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो इससे सेंट्रल बैंक डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव कर पाता है। इन डिजायर्ड टारगेट्स में हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को याद रख सकते हैं। इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक का मेन काम है कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, तो अगर कमर्शियल बैंक रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका सिंपली मतलब यह है कि जितना भी आपका फॉरेन एक्सचेंज है, जिसका मतलब फॉरेन करेंसी है, उसका प्रोटेक्टर भी सेंट्रल बैंक को ही कहा जाता है। इसका मीनिंग है द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पर सेंट्रल बैंक को आपकी कंट्री का जो गोल्ड है और जो आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी का रिजर्व है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी दिया गया है। आपकी इकोनॉमी में गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रोटेक्ट सेंट्रल बैंक करता है। These reserve are regulated to establish exchange rate in the international money market. इस रिजर्व का यूज सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में जो एक्सचेंज रेट चल रही है उसको स्टेबल करने के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि आज के टाइम पे एक डॉलर की जो रेट चल रही है वो अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज टू 75 रुपीज चल रही है। तो ये एक्सचेंज रेट इसी तरह स्टेबल रहे, ऐसा करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करता है। If there are fluctuation in the foreign exchange rate, the central bank, in order to minimize them, may have to buy and sell foreign currencies in the market. अगर आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, यानी आपकी डॉलर को एक्सचेंज करने की रेट कम ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इजीली स्टेबल करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसीज को सेल और परचेज करता है। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग to ensure stability of exchange rate in the international money market. इस लाइन के अंदर जो मैनेज फ्लोटिंग वर्ड लिखा हुआ है ये आपका एक मेथड है। इस मेथड के बारे में हम और डिस्क्राइब चैप्टर नंबर 11 में करेंगे। इस फंक्शन को आपको इसी तरह थोड़ा सा भी याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल में हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ही है। तो मैनेज फ्लोटिंग एक सिस्टम है जिसका यूज करके सेंट्रल बैंक आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है। तो ये आपका फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है, पर फिलहाल के लिए आपको ये इसी तरह थोड़ा सा याद रखना है। इसके बारे में जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो चैप्टर नंबर 11 में इजीली कवर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जो आपका गोल्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेंट्रल बैंक करता है, और अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज रेट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको स्टेबल करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है, और ऐसा करने के लिए वो मैनेज फ्लोटिंग एक मेथड है जिसका यूज करता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ फंक्शन विच इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे ज्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स को इसी फंक्शन में आते हैं, तो इस फंक्शन को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं विच इज द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द कमर्शियल बैंक सिंस इट होल्ड्स द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स and all the banks have their accounts with the central bank can settle claims of the commercial bank with the minimum use of cash. इस फंक्शन को समझने के लिए हमको यहाँ पर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन को इजीली आप तभी समझ सकते हैं जब आपको एग्जांपल समझ आएगा। एग्जांपल में हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपके दो बैंक्स हैं, एक है एचडीएफसी बैंक और दूसरा है एक्सिस बैंक। नाउ अगर एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक का एक चेक रिसीव करता है फॉर ₹15,000 और एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक का एक चेक रिसीव करता है फॉर ₹10,000, तो इस सिचुएशन के अंदर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जो है वो आपस में जा करके इन चेक्स को सेटल नहीं करते हैं। यहाँ पर सेंट्रल बैंक इनकी हेल्प करता है। हम जानते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सभी को बाय लॉ और बाय ट्रेडिशन कुछ प्रपोर्शन में फ्रेश डिपॉजिट का अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है, जिसे हम लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। और क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक के यहाँ पर ओपन है, तो उसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक इन अमाउंट्स को ऐड करता है और सब्ट्रैक्ट करता है उनके कैश रिजर्व में से। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को और एक्सिस बैंक को अपने कैश रिजर्व को कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेंट्रल बैंक इन चेक्स का सेटलमेंट जो पैसे कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के पास पड़े हैं
उसमें ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके सेटल करता है। ऐसा करने से एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के पास फंड्स की कभी भी कमी नहीं होती है और इससे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक इजीली अपने काम को ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक किसी और बैंक के चेक्स को रिसीव करता है तो उस चेक्स का सेटलमेंट सेंट्रल बैंक उनके कैश रिजर्व की हेल्प से करता है। इसी फंक्शन को हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। ये थोड़ा टिपिकल फंक्शन है, पर इसे अगर आप पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द नेक्स्ट 6 फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। ये सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके हेडिंग से आपको समझ आ गया होगा कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल भी सेंट्रल बैंक करता है। तो इसका सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक का जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो ये है कि वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, या मनी सप्लाई को क्रेडिट कंट्रोलिंग भी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। इट इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। इसका मतलब है कि अगर सेंट्रल बैंक को सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करना है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो ऐसा करने के लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके, उसे रेगुलेट करके सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कॉप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को इसलिए कंट्रोल करता है ताकि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अगर एक सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका सिंपली मतलब यह है कि वो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन इट इज इंक्रीज। जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां पर सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को रिड्यूस कर देता है, और जब आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो उस केस में सप्लाई ऑफ मनी को सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है। और इस तरह आपके टोटल 6 फंक्शन हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। यहाँ पर आपके सभी फंक्शन कंप्लीट होते हैं और एंड में आपको इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के बाद ये पॉइंट लिखना है, विच इज बाय परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ refers to a sustained rise in GDP and stability refers to the elimination of inflationary and deflationary situation in the economy। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक इन सभी फंक्शन को परफॉर्म करके ग्रोथ और स्टेबिलिटी पे फोकस करता है कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। यहाँ पर ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज होती जाए, और स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है उसको सेंट्रल बैंक एलिमिनेट कर सके। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सभी फंक्शन समझ आ गए होंगे। अगर इन फंक्शंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेंट्रल बैंक आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।